हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई साहब, आज के एपिसोड में हमारे पहली अपडेट में लियोनल सेक्सी मेसी ने यहाँ पर किलियन निंजा टर्टल एम्बापे को जो बारबेक्यू करा है ना भाई साहब, चिकन तंदूरी के साथ, वो मस्त था। अब देखो, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ पर किलियन एम्बापे के इंटरव्यू या फिर एक कोट से, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई यूरोज जो है ना वो वर्ल्ड कप से ज्यादा हार्ड है। कहा है भाई उसने, अब क्या कुछ नहीं कह सकते। इसके पीछे यहाँ पर उसने अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई देखो, वर्ल्ड कप में कोपा अमेरिका भी टीम भी होती है, और लेकिन अगर यूरोज की बात करें तो यूरोज काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जो 5 स्टार टीम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं और वो एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हाल ही में लियोनेल मेसी ने जब एक इंटरव्यू दिया तो उनसे जब सवाल पूछा गया तो भाई ने बाइज्जत इज्जत के साथ यहाँ पर एम्बापे का नाम लेके कहा कि वो यहाँ पर यूरोज और वर्ल्ड कप को भी कंपेयर कर रहा था, तो वो यूरोज और कोपा अमेरिका को भी कंपेयर कर रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा कि देखो, कोपा अमेरिका का सबका अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन डेफिनेटली आप वर्ल्ड कप या फिर यूरोज की जब बात करते हो तो यूरोज हार्डेस्ट हो ही नहीं सकता। यूरोज सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यूरुग्वे नहीं है, उसमें अर्जेंटीना नहीं है और उसमें ब्राज़ील नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, जो यूरोज की टीम है वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीती है, अर्जेंटीना जीती है वर्ल्ड कप। अब देखो, इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एम्बापे को ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और देखो, मेसी की ना एक बड़ी मस्त खूबी है कि वो काफ़ी सहजता से बोलता है। कोई भी इंटरव्यू देता है उसमें काफ़ी सहजता से, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। ऐसे बोलता है कि उसको नहीं घंटा फर्क पड़ता कि मेरे को डिप्लोमेटिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी बहुत सिमिलर से सिचुएशन हुई है और देखो यार, कोपा अमेरिका ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर यूरो ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस पर मेरा ओपिनियन ये है कि देखो, डिफिकल्ट तो थोड़ा सा यूरोज ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर हार्ड हिटिंग टीम्स एक दूसरे से ज़्यादा भिड़ती हैं। लेकिन आप यूरोज को वर्ल्ड कप से कंपेयर कर रहे हो, क्या भाई, मतलब क्या पागल हो गए हो क्या? और वो भी तब जब कहीं ना कहीं अभी अर्जेंटीना ही जीती। अर्जेंटीना ने यहाँ पर पेलम पाली करी और उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द टीम्स यूरोपियन ही पे ली है। बट खैर, ये तो होता रहेगा। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है और टेन हैग बाइज्जत पास हुए हैं। यहाँ पर अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन फिर भी मिल गए। अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात चल रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि इस बार जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो देना पड़ा, क्योंकि अगली साल टेन हैग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। और अगर यहाँ पर टेन हैग को सिक्योरिटी देनी है, भाई ऑब्वियसली टेन हैग ने 2 सीजन में 2 ट्रॉफी जीती है, तो उसके पास यूरोपियन ऑफर्स तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। इस बार भी होते, बायर्न म्यूनिख होता, आयैक्स होता। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नया कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी दिया जिससे वो दिखा सके कि हाँ भाई, हम सही में बैक कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं टेन हैग को। अब देखो, अगर इतने, ये सबको पता है कि मोनाको में वो टुकल से मिले थे, सबको पता है, डिजर्बी से बात हुई, सबको पता है कि यहाँ पर पोचेटिनो थॉमस फ्रैंक से बात बनाने की कोशिश हुई थी, और यहाँ तक कि सैलरी पे भी डिस्कस हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी मैनेजर फाइनलाइज नहीं हुआ। अब जब ये सबके मीडिया के सामने है, ये बिल्कुल सब नंगी आंखों से सब इसको छपे हुए को पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के एंड से कि वो आके कह दे कि हाँ ठीक है, एरिक टेन हैग आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भाई, आपको बताना पड़ेगा और आपको बता के दिखाना भी पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इज द बेस्ट वे टू डू इट। ऐसे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई टेन हैग के लिए शायद से यहाँ पर आने वाले 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो सकते हैं, और मेरे को लगता है कि यहाँ पर डेफिनेटली 2 साल तो मिनिमम मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर टेन हैग को देने जा रही है। बट खैर, जब टेन हैग की बात आ ही है तो बात कर लेते थोड़ी सी अपने इगोर सेक्सी मैच की। अब देखो, मार्च में इंटरव्यू में इगोर मैच ने कहा था कि अगर इंडिया को मैं 3rd वर्ल्ड कप क्वालिफायर के स्टेज तक नहीं लेके जाता तो मैं खुद यहाँ पर रिजाइन कर दूंगा, अपनी प्राइड में, अपनी ईगो में। समझ रहे हो तुम इस चीज को? अब यहाँ पर इंडियन कॉन्टिजेंट, यानी कि वो इंडियन स्टाफ टीम जो यहाँ पर दोहा में, कतर में गई थी, उसके अनोनिमस किसी ने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने यहाँ पर एक इंटरव्यू में ये चीज बताई कि इगोर स्टिमैच का दिल टूट गया है, लेकिन ये बहुत हाईली अनलाइकली है कि इगोर स्टिमैच सैक होगा, या फिर रेजिग्नेशन तो बहुत दूर की बात है, सैक भी छोड़ ही दो। सैक अगर करेगी AIFF तो 3.5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो तुम्हें पता है, हमें ही पता है, नहीं है इन पे। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें रेजिग्नेशन की, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर वो रेजिग्नेशन करने वाला है, क्योंकि अब तक तो कर देना चाहिए था। बट उसने जिस तरीके से यहाँ पर पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया कि भाई यहाँ पर हम तो अच्छा है, सुनील छेत्री के जाने के बाद हमारा जो पहला गेम था वो अच्छा है, काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी एंकरेजिंग है, साफ दिखता है तुमको कि वो रिजाइन और सैक करने के मूड में तो है नहीं। अच्छा, इसी के साथ इंडियन फुटबॉल से एक मस्त खबर ये निकल के आई कि भाई AIFF ने पता नहीं किन किन को चिट्ठी लिख दी
कि भाई देखो इस चीज का संज्ञान लो, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करो, इस चीज की इंक्वायरी करो, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम एक्सपेक्ट अगर ये कर रहे हो ना कि इंडिया वर्सेस कतर का मैच फिर से हो जाएगा, तो दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि फिर कतर अपनी मेन टीम लेके आ जाएगी, तो फिर हम ज्यादा चुट जाएंगे उसमें। दूसरी चीज यहां पर ये है कि ये पीआर एक्टिविटी है, इसको इसको सोच समझ के पढ़ना और सोच समझ के। अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं, जो कल्याण चौबे साहब या फिर कोई भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर अधिकारी अगर हमारे लिए इंडियन फुटबॉल फ्यूचर के लिए अगर ये सब कर रहे हैं, तो छोड़ दो। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे पीआर बच जाए, जिससे बच्ची कुछ इज्जत है ना वो बची रहे। अभी ऐसे में यहां पर 3 दिन 4 दिन हल्ला कटेगा। तुम इमेजिन करो यहां पर इस चीज को, तुम कभी देखा है ऐसा, कभी हुआ है ऐसा, कभी होप तुमको रियली लगता है कि यहां पर इंडिया वर्सेस कतर का मैच फिर से होगा? नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं खुली चीटिंग है, खुली चीटिंग है। बट यहां पर इसका भी सबको पता है कि इसका होना भी कुछ नहीं है, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है कि इंडिया अगर AIFF की बात करें तो वो पूरी जान से हर चीज करने की कोशिश कर रही है और इंडिया को वापस से वर्ल्ड कप थर्ड क्वालिफाई। भाई करा है क्या डिजर्व? करा है क्या डिजर्व? पूरे जर्नी को अगर तुम यहां पर एक गोल के, मैं कह रहा हूं सबसे घटिया गोल था दुनिया का, मैं तो कह रहा हूं उसके लिए पनिश कर दो कतर को, कर दो। लेकिन इंडियन फुटबॉल की अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे ईगोस टीमैच की बात करें, चाहे प्लेयर्स की बात करें, या फिर बात करें यहां पर स्टाफ की, ये सारे के सारे अपना पल्ला झाड़ने में पूरे लगे पड़े हैं। और जो डेफिनेटली यहां पर प्रोपेगेंडा, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो यहां पर शुगर डैडी या फिर मीठा मीठा बोल के अपने आप को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये चीज भूल रहे हैं कि 6 मैच होते हैं और हमने उनमें से 4 मैचेस में हगाए जिसमें हमको नहीं हगना था। अगर हम वहां नहीं हगते तो आज डेफिनेटली हम लोग गाली दे रहे होते कतर को, जो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन हम वर्ल्ड कप थर्ड स्टेज में होते, आज नहीं है। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करें थोड़ी सी अब यूवेंटस की, तो भाई थियागो मोटा को उन्होंने यहाँ पर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और ऑफिशियली अपना नया मैनेजर बना दिया है। मैं बता दूं यूवेंटस एक पूरे ओवरऑल की तरफ जा रही है, जस्ट लाइक बायर्न म्यूनिख। एलिगरी का सेकंड स्टिंट वैसे भी काफी खराब ही गया था, बस एक यहाँ पर उन्होंने कोपा इतालिया जीता है, जिसके 2 दिन बाद ही उसको सैक कर दिया गया। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर उनको एक नए यंग मैनेजर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। अब देखते हैं भाई यहाँ पर फेडरिको चिएसा की बात करें या फिर उनके बड़े बड़े प्लेयर जो हैं, किस तरीके से यहाँ पर वो जुवेंटस बिल्कुल ही लॉस्ट हो गई थी। मैं कहूंगा कि एलिगरी के अंडर बिल्कुल खो गई कहीं, बिल्कुल वो आइडेंटिटी की बात करें, वो यहाँ पर डोमिनेंस की बात करें, सब कुछ स्टार पावर से लेके हर चीज यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसग्रंटेड लग रही थी। बट खैर इसी के साथ यहां पर एक बढ़िया मस्त तड़ाकेदार खबर आई है, तो मजा आएगा भाई। अल नसर हाल ही में स्पोर्ट या फिर हम स्पेनिश रिपोर्ट्स की बात करें, विद अ मिक्सचर ऑफ सऊदी मीडिया का कॉकटेल, यहां पर अल नसर 110 मिलियन यूरोस का ऑफर दे सकते हैं। किसके लिए? एंटोनियो रोडिगर के लिए। अब देखो रोडिगर का जिस तरीके से सीजन जा रहा है, बैलन डोर नॉमिनी बन सकता है, और बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया मस्त चीज है कि रोडिगर ने जो काम किया है यहां पर ईडर मिलिटा और अलावा की एब्सेंस में, वो नंगी खूबसूरत है। बट द पॉइंट इज कि यहां पर 110 मिलियन यूरोस फॉर अ डिफेंडर बहुत तगड़ी चीज हो सकती है। तुमको पता है फ्लोरेंटिनो पेरेस का दिमाग कैसे चलता है, अगर उसको ये ऑफर मिल गया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और अगले सीजन वो अलावा को सेल कर देगा, यहां पर लेनी यूरो को ले आएगा या फिर किसी और को ले आएगा और ईडर मिलिटाओ के साथ उसको यहां पर मिक्स कर देगा, क्योंकि ऐसा ही काम उसने रफे वरान और यहां पर सर्जियो रैमोस के साथ भी किया है। अल नसर अगर रोडिगर ले आई तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज हो सकती है भाई। डेफिनेटली अल नसर कुछ बढ़िया काम करने वाली है, क्योंकि पैसे की कमी तो है ही नहीं। खैर अगर यहां पर बात करें अब सबसे बड़े राइवल रियल मैड्रिड की, तो एफसी बार्सिलोना में इस समय अगेन वही स्टोरीज चल रही हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग सेल होगा नहीं होगा। देखो होगा नहीं होगा का सवाल सबको पता है कि होगा, बस नहीं करना चाह रहे हैं, बस हो नहीं पा रहा, सबको पता है ये। अब चाहे वो कोई बोलता रहे कि हम फ्रैंकी डियोंग को सेल नहीं कर रहे, वो बहुत अनटचेबल एसेट है हमारा, लेपोर्टा उसको सेल करने के चक्कर में बस कोई उतना पैसा नहीं दे रहा और खुद यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग भी पुश नहीं कर रहा। अराउको की बात करें, अराउको को लेके भी यहाँ पर खबर ये निकल के आई है कि भाई जब 140 मिलियन तक तो मिलना ही चाहिए। बार्सिलोना इस अप्रोच में गलत नहीं है, लेकिन बार्सिलोना को समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी बहुत रियलिस्टिक है, मार्केट इतना इन्फ्लेटेड नहीं है, और जितना भी इन्फ्लेटेड है वो इधर की साइड इन्फ्लेटेड नहीं है, वो सऊदी की साइड इन्फ्लेटेड है। यहां पर किसी के पास इतना पैसा भी इस समय बन नहीं रहा है, और जिसके पास पैसा है उसके पास इस समय अराउको जैसे प्लेयर की नीड नहीं है। बायर्न म्यूनिख एक क्लब हो सकता है, लेकिन 130 मिलियन अराउको के लिए टू मच है भाई, टू मच है। और लाइक मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कोई दे पाएगा। 100 मिलियन इज डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया हो सकती है।
इसी के साथ यहाँ पर बात करें बार्सिलोना से, तो हंसी फ्लिक ने शायद से यहाँ पर ये चीज कंफर्म कर दी है कि जाओ फिलिक्स को वो परमानेंटली रखना चाहता है। इसके लिए यहाँ पर वो एथलेटिको मैड्रिड के साथ एक एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं। जिस रिपोर्ट की मैं तुमको बता रहा हूं यहाँ पर, उसने विक्टर ओगे का नाम दिया है कि यहाँ पर डिएगो सिमेओनी विक्टर ओगे को चाहता है, क्योंकि यहाँ पर मेम्फिस डिपाई को बेच दिया है और वो अल्वारो मोराटा से भी मूव ऑन करने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो विक्टर, तुम बार्सिलोना चूतिया लगती है तुमको लगता है कि लपोर्ता इतना माना कि चूतिया, लेकिन इतना बड़ा चूतिया नहीं है वो कि वो यहाँ पर विक्टर ओगे ही यहाँ पर डिएगो सिमेओनी को दे देगा। लेकिन मैंने थोड़े मल्टीपल रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर ये पता चला है कि एथलेटिको मैड्रिड दोब्विक जिरोना के स्ट्राइकर की तरफ जा रही है, जिसने आई थिंक 25-30 गोल मारे हैं, विच इज अ गुड डील। लेकिन जाओ फिलिक्स इज गोइंग टू स्टे एट बार्सिलोना, ये इस समय ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी यूरोस की, तो जोसे मोरिनियो ने अपने फेवरेट का नाम बताया है, वो है पोर्चुगल। मे बी आप कह सकते हो बायस्ड बिकॉज ही इज पोर्चुगीज एज वेल, लेकिन उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग ये बताया है, बहुत बढ़िया चीज उसने बताई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग, कि रोनाल्डो को पता होगा और पता है ही, ऑब्वियसली ये स्वाभाविक है, लाजमी है कि उसको कितने मिनट खेलना है। मतलब उसने इस चीज की तरफ हिंट दिया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच पे बैठ सकता है और हर मैच नहीं खेलेगा, हर मिनट्स नहीं खेलेगा, लेकिन इसमें यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि तुमको पता होगा कि जिडान ने भी रोनाल्डो को बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजिकली यूज किया था, लेकिन उसमें चेंज और उसमें जो चार सितारे लगाए थे वो ये था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी बहुत बड़ा इनपुट रहता था कि वो अपने आप को की मोमेंट्स के लिए बचा के रखे। ऐसे में आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रॉबर्टो मार्टिनेज के बीच में केमिस्ट्री होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये भी समझ में आ जाएगा कि 2022 के वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इनपुट था भी या बस फर्नांडो सैंटोस अपनी मर्जी चलाया जा रहा था। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर सक्सेशन प्लान की, तो भाई इंग्लैंड एफए कि यहाँ पर चीफ ने ये कहा है कि हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक बैकअप प्लान तो होता ही है, और अगर गैरेथ साउथगेट यहाँ पर चला गया तो उसका भी बैकअप प्लान हमारे पास है, लेकिन हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं, मार्च में ही यहाँ पर बाइल्ड को इंटरव्यू देते हुए साउथगेट ने कहा था कि उनका आखिरी मौका है इंग्लैंड के साथ ट्रॉफी जीतने का, और अगर वो नहीं जीतते तो शायद से वो छोड़ सकते हैं, और अगर वो जीत गए तो शायद से वो रिटायर ही हो सकते हैं। तो ये इस समय काफी बढ़िया खबरें चल रही हैं फुटबॉल डेली से। खबरें थोड़ी कम है क्योंकि यूरोज और ट्रांसफर मार्केट दोनों में थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना।